हे गाइस, चलिए आज भारत के प्रसिद्ध वारंगल किले पर एक नजर डालते हैं। यह सबसे अजीब प्राचीन स्थानों में से एक है। पहली नजर में ही हम यहाँ विभिन्न आकारों में कटी हुई हजारों चट्टानें बिखरी हुई देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ वास्तव में कोई भी ज्यामितीय आकार जिसे आप देखना चाहें देख सकते हैं। यह असाधारण पत्थरों का काम है। जब वारंगल किले का नाम सुनते हैं तब आप एक किला, दुर्ग या भद्दी दीवारें देखने की उम्मीद करते हैं, पर यहाँ आपको कुछ सबसे सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। यह निश्चित रूप से एक किले के रूप में नहीं बनाया गया था। एक किले को इतनी सुंदर कलात्मक नक्काशियों और जटिल ज्यामितीय आकारों की जरूरत नहीं होती है। इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि यह स्थान एक किला नहीं है, पर वे बस इसलिए इसे एक किला बुलाते हैं क्योंकि यह मीलों दूर से एक दुर्ग से घिरा हुआ है। पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इस स्थान का असली उद्देश्य क्या था। यहाँ इतनी सारी चट्टानों का ढेर क्यों लगा हुआ है, और इस ढेर में हम कुछ अनोखे हिंदू देवताओं को धूल में पड़े हुए देख सकते हैं। ये मूर्तियां अनमोल हैं और वास्तव में इनकी कीमत लाखों डॉलर है। भारत में आप देख सकते हैं कि इन्हें बस धूल में पड़ा हुआ छोड़ दिया गया है, क्योंकि हमें ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं मिली हैं। कुछ लोग बहस करते हैं कि यह जगह एक मंदिर के रूप में बनाई गई थी और बाद में इसे नष्ट कर दिया गया। क्या यह जगह एक समय पर प्राचीन मंदिर थी, और क्या यह प्रकृति या मनुष्यों द्वारा नष्ट की गई? यदि आप इस जगह का ध्यान से निरीक्षण करें तो आपको कुछ अजीब मिलेगा। यहाँ कम से कम 1 दर्जन अलग तरह की चट्टानें हैं। यह लाल पत्थर है, यह काला बसाल्ट है और यह ग्रेनाइट है। यह अजीब है क्योंकि यदि एक मंदिर को इन सब चट्टानों के मेल से बनाया गया था तो यह भद्दा लगेगा। सभी हिंदू मंदिर सामान्यतः एक ही तरह की चट्टान से बनते थे। एक अकेले मंदिर को बनाने के लिए इतने सारे प्रकार की चट्टानों का प्रयोग करना असंभव था, और इसका प्रवेश द्वार यह स्पष्ट करता है कि यह एक मंदिर नहीं था। यह पूरा स्थान 4 दरवाजों से घिरा है, जो कि अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं। इनमें से प्रत्येक 33 फीट ऊंचा है। इसके चारों ओर कोई दीवार भी नहीं है। यह बहुत अद्वितीय है। एक मंदिर को इतने ऊंचे द्वारों की जरूरत नहीं होती है, और हिंदू मंदिरों के चारों ओर हमेशा एक बाहरी दीवार होती है। अगर यह एक मंदिर नहीं था और एक किला भी नहीं था, तो यहाँ हो क्या रहा था? इस स्थान का असली उद्देश्य क्या था? अभी तक कोई भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन इस जगह का ठीक से विश्लेषण करने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि यह पूरा स्थान बहुत बड़े स्तर पर पत्थर की बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए एक निर्माण स्थल या फैक्ट्री के रूप में बनाया गया था। अब मैं जो भी कह रहा हूँ वो पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की सभी धारणाओं के विपरीत जाता है। उनका मानना है कि सभी प्राचीन मंदिर स्थानीय कारीगरों और राजमिस्त्रियों द्वारा बनाए गए थे, जो मंदिर प्रांगण के अंदर ही पत्थरों को काटते और तराशते थे। पर वारंगल किला कुछ बहुत असाधारण चीज दर्शाता है। यह दर्शाता है कि खंबे, मूर्तियां और यहाँ तक कि दीवारों के लिए ब्लॉक्स भी एक बिल्कुल अलग जगह, एक बड़े निर्माण स्थल पर बनाए गए थे। यही इस जगह का उद्देश्य था। उदाहरण के लिए इन आयताकार ब्लॉक्स को देखिए। यहाँ इनके जैसे सैकड़ों हैं। इनमें बहुत अद्भुत ज्यामितीय आकार बने हुए हैं और हर एक दूसरे से अलग है। ये आयताकार ब्लॉक्स क्या हैं? यदि आप इस क्षेत्र के मंदिरों में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि यह ब्लॉक्स वास्तव में हिंदू मंदिरों की छतों के सेंटर पीस हैं। सभी हिंदू मंदिरों में मुख्य देवता के ऊपर ये ब्लॉक्स लगे होते हैं। साधारणतः हर मंदिर में एक ऐसी संरचना होती है, और अगर हमें इस जगह पर ऐसे सैकड़ों छत के हिस्से मिलते हैं तो ये सिद्ध करता है कि ये हिस्से सैकड़ों अलग मंदिरों में पहुंचाने के लिए यहाँ बनाए गए थे। इन सभी ब्लॉक्स को देखिए। क्या आप देख रहे हैं कि वे क्या हैं? यह सिर्फ कचरा है, बड़े निर्माण स्थल का बचा हुआ मलबा। ठीक वैसे ही जिस तरह हमें मेटल प्रोसेसिंग कंपनी से धातु का मलबा मिलता है। और इस जगह की स्थिति इस बात की पुष्टि करती है। वारंगल किला बिल्कुल बीच में स्थित है और इसके चारों ओर सैकड़ों मंदिर बने हुए हैं। यह जानकारी चौंकाने वाली है। यह दर्शाता है कि जिसने भी इस सभ्यता को बनाया होगा उसमें असाधारण बुद्धि रही होगी। इस तरह की कार्य योजना, प्रणाली
और कार्यान्वयन आज भी भारत में मौजूद नहीं है। पूरे बने हुए पत्थर के ब्लॉक्स को सभी मंदिरों में पहुंचाने के लिए एक केंद्रीय निर्माण स्थल का बिल्कुल सटीक जगह पर होना, यह बहुत बढ़िया है। और सवाल यह है कि क्यों सिर्फ मंदिरों के हिस्सों के लिए एक केंद्रीय निर्माण स्थल की क्या जरूरत है? वे मंदिर की जगह पर ही पत्थरों को काट कर मूर्तियों को क्यों नहीं तराश सकते थे? अब हम किसी भी चीज का बड़े स्तर पर निर्माण क्यों करते हैं? जब हमें एक कार की जरूरत होती है, तब हम अपनी खुद की कार क्यों नहीं बना लेते हैं? इसे कार कंपनी को क्यों बनाने देते हैं? क्योंकि बड़े स्तर पर निर्माण करने वाले उच्च तकनीक का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके और मेरे पास नहीं है। बड़े निर्माणकर्ता इसीलिए होते हैं। क्या यह संभव है कि वारंगल किले में भी उच्च तकनीक का प्रयोग हो रहा था? क्या इसीलिए वे मंदिर के हजारों हिस्से बनाने में सक्षम थे? मेरा मतलब है कि इस लिंगम को देखिए। क्या इसे सिर्फ छेनी, हथौड़ी और प्रारंभिक उपकरणों से बनाना संभव है? इन छत के हिस्सों पर एक नजर डालिए। ये अद्भुत दिखते हैं, लेकिन जब आप उनमें से किसी एक को लेकर उसे शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये ब्लॉक्स कितने जटिल हैं। उदाहरण के लिए, बीच में बनी इस खिलती कली को देखिए। ध्यान दीजिए कि इसमें से भी 8 छोटी पंखुड़ियां इसके ऊपर से बाहर निकलने को तैयार हैं। कली एक और छोटे गोले पर बनी है और 3 और संकेंद्रित गोलों से घिरी है, और उनके ऊपर बहुत सी पंखुड़ियां उकेरी हुई हैं। यह सभी एक सटीक वर्ग के ऊपर रखे हुए हैं, जो कि एक सटीक विषम कोण के अंदर है, जो कि 4 छोटे वर्गों से घिरा है। और ये सब कुछ इस बड़े वर्ग के अंदर समाया हुआ है, और यह सब त्रिआयामीय है। यह कागज पर पेंट किया हुआ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे उभार और दबाव हैं। यदि आप इन फूलों की आकृतियों को देखें, मेरा मतलब है कि वे ऊपर से अद्भुत दिखती हैं, पर जब आप उन्हें एक तरफ से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि त्रिआयामी रूप से पंखुड़ियां बाहर आ रही हों। और यदि आप इन पंखुड़ियों को छुएंगे, तो ये सफाई से धारदार बनाई गई हैं। ये वास्तव में आपकी उंगलियों को काट सकती हैं। प्रारंभिक औजारों से ऐसा करना असंभव है। यहाँ इस स्थान पर हमारे पास ड्रिलिंग तकनीक के स्पष्ट सबूत हैं। इस स्तर की ड्रिलिंग करने के लिए उनके पास जरूर ड्रिलिंग के औजार रहे होंगे, और नहीं तो हम नक्काशियों में मिले इन बारीक छेदों को कैसे समझा सकते हैं? इस नष्ट हो रहे बहुभुजी लिंगम को देखिए। इसकी सतह के किनारों और सफाई का निरीक्षण कीजिए, और इसके आधार को देखिए। क्या यह वास्तव में प्रारंभिक औजारों से बना था? इस खंबे को देखिए। यदि आप इसकी सपाट सतह पर पानी डालें, तो आप वास्तव में इसे एक आईने की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं आज आपको एक छेनी और हथौड़ी दे दूं, तो क्या आप इस स्तर की चमक पा सकते हैं? और इस लैटिस वर्क को देखिए। भारत में इसे जाली कहते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जोर देते हैं कि यह जियोपॉलीमर तकनीक से बनाया गया था, जबकि हमारा ऐसा मानना है कि इस तकनीक का आविष्कार बस पिछली सदी में ही हुआ था। चाहे ये जियोपॉलीमर हो या चट्टान हो, एक बात पक्की है, प्राचीन निर्माणकर्ता उन्नत तकनीक का प्रयोग कर रहे थे, और वारंगल किला बड़े स्तर पर निर्माण की फैक्ट्री था। वे बड़े स्तर पर इन टुकड़ों का निर्माण कर रहे थे और फिर इन्हें विभिन्न मंदिरों के स्थानों पर पहुंचा रहे थे। और जिसने भी इस पूरी इकाई का निर्माण किया था, उसके पास बहुत उच्च बुद्धि रही होगी। मैं लगातार कह रहा हूं कि जिसने भी, क्योंकि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने एक बात बहुत साफ सिद्ध कर दी है, इस स्थान पर कोई शिलालेख नहीं है, और वारंगल किले का उद्भव रहस्यों से घिरा हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह स्थान काकाती नामक वंश ने बनवाया था, पर हमारे पास ठोस सबूत हैं कि यह संरचना इन शासकों से सदियों या शायद हजारों साल पहले की है। किसी को नहीं पता कि किसने इस प्राचीन निर्माण स्थल को बनाया और यह कितने समय तक काम करती रही। क्या एक समय पर हमारे पास एक प्राचीन सभ्यता थी जिसके पास उन्नत तकनीक थी और जो धीरे धीरे समाप्त हो गई? वे लोग जो यहाँ कई सदियों के बाद आए, उन्हें ये पत्थर केवल विरासत में मिले थे, और उनके पास बहुत सीमित ज्ञान रहा होगा, क्योंकि उन्होंने इन टुकड़ों को साथ रखकर इनसे संरचना बनाने की कोशिश की थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने दीवार बनाने के लिए छत के ब्लॉक्स के टुकड़े कर दिए हैं। यह एक अच्छा विचार नहीं था, और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि उनका प्रयास क्यों सफल नहीं हुआ। इस्लामी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के उल्लेख की जरूरत नहीं है।
जिसने इस जगह पर आक्रमण किया था। उसकी सेना ने हर उस पत्थर जिस पर इंसान या जानवर की आकृति उकेरी गई थी, उसे बिगाड़ने की कोशिश की थी। पर मुझे लगता है कि वह विनाश के काम को पूरा नहीं कर पाया। यह एक हाथी है जो कि अब लगभग एक सूअर के जैसा लगता है, और विशेषज्ञ पुष्टि करते हैं कि घुसपैठिए अपने साथ बहुत से आयताकार पत्थर के ब्लॉक्स ले गए, जिनसे उन्होंने इस कुश महल नाम की संरचना का निर्माण किया, जो यहाँ से बस आधा मील दूर स्थित है। 12वीं सदी के इंसानों का ज्ञान बहुत सीमित था। वे बहुत कुछ हमारी तरह ही थे। उनमें लड़ाइयाँ हुई, उन्होंने सब कुछ लूटा और नष्ट कर दिया, और उन्होंने सोचा कि यह सब किसी मंदिर के टुकड़े हैं जिन्हें एक साथ रखने की जरूरत है। प्राचीन सभ्यता निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा उन्नत थी। हम इसे वास्तव में उनके द्वारा प्रयोग की गई मशीनी तकनीक में देख सकते हैं। ये गोल हिस्से किसी यांत्रिक मशीन का प्रयोग किए बिना नहीं बनाए जा सकते हैं। इन सटीक गोलों को देखिए, पर फिर इसके अंदर त्रिआयामों को देखिए, इसके घुमावों और स्तरों को देखिए। इसे किसी मशीन के प्रयोग के बिना नहीं बनाया जा सकता है। एक पहले की वीडियो में मैंने आपको प्राचीन मशीनी सेटअप दिखाया था, जो कि हम्पी में धूल में पड़ा हुआ था, और बीच में इस वर्गाकार स्लॉट को देखिए, और बिल्कुल ऐसे ही वारंगल किले के स्लॉट को देखिए। ये सभी हिस्से यांत्रिक मशीन से बनाए गए और फिर विभिन्न मंदिरों में खंभों में लगा दिए गए। ये सभी खंभे जो पूर्ण थे, पुरातत्व विभाग द्वारा एक साथ रख दिए गए हैं। यहाँ ठोस पत्थर के खंभे भी हैं जिन्हें बहुत सुंदरता से उकेरा गया है। वे जमीन पर पड़े हैं, उन पर सुंदर खाके और देवता बने हुए हैं, और हम अलग से बने जानवरों की मूर्तियां भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यह शेर, यह मेरी अपनी पसंदीदा मूर्ति है। ऐसा लगता है कि जैसे इसे ढालकर बनाया गया हो, जैसे हम प्लास्टिक को पिघलाकर बनाते हैं। अब याद करिए कि हमने चट्टानों के कितने सारे प्रकार देखे थे। ये चट्टानें जैसे कि काला बसाल्ट और ग्रेनाइट बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। इन्हें काटने के लिए आपको और अधिक कठोर धातु की जरूरत होगी। आज हम हीरे की नोक वाले औजारों का प्रयोग करते हैं। क्या प्राचीन निर्माणकर्ता भी हीरे की नोक वाले औजारों का प्रयोग कर रहे थे? मेरा मतलब है कि उन्होंने इतने बारीक कट कैसे बनाए। चट्टान की कठोरता बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी कठोर चट्टानों को साधारण औजारों से काटना असंभव है। मुझे लगता है कि यह प्राचीन तकनीक और उन्नत मशीनिंग का अंतिम सबूत है, और यह सिद्ध करता है कि वारंगल किला बड़ी मात्रा में निर्माण की फैक्ट्री था। आप क्या सोचते हैं? क्या वारंगल किला बड़ी चट्टानों के लिए एक बड़ी मात्रा में निर्माण करने की जगह के रूप में बनाया गया था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।